Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn the subject Science and Technology of Standard 9, Chapter number 8. ये चैप्टर हमने लास्ट पीरियड में पढ़े थे. That was useful and harmful microbes. Microbes are nothing. We called it as microorganism. लास्ट टाइम हमने जो पढ़े थे दैट वाज द यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में हमने दो टॉपिक पढ़े थे. दैट वाज द लैक्टोबैसिलियाई एंड अनदर टॉपिक जो हमने पढ़े थे दैट वाज द राइजोबियम. सब टॉपिक उसमें जो हमने पढ़े थे दैट वाज द एंटीबायोटिक्स. और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस. ये ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो हमें फंगस से मिलता है. फंगस क्या होते हैं? फंगस आर कॉल्ड एज पपून. हमें उसको पपून कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं दिस इज द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में दो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है. पहला हमारा फंगाई है और सेकेंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम. फर्स्ट जो है हमारा फंगाई है. फंगाई, व्हाट डज मीन बाय फंगाई? फंगाई आर नथिंग बट इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंगाई विच इज प्रेजेंट इन एयर. ऐसा फंगस है, ऐसे फंगाई है जो हमारे हवा में प्रेजेंट है जिसको हम फफून कहते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब ये बहुत ही माइन्यूट है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं. इसको देखने ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज माइक्रोस्कोपिक. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम इज ऑल्सो अनदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. यहाँ लिखा है कि द बैक्टीरिया विच इज स्पॉइल्ड कुक फूड. ऐसे बैक्टीरिया जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं, हमारे जो खाने जो बनाते हैं, चाहे वो हमारे शादी के खाने हो, घर का खाना हो, जो स्पॉइल्ड होता है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया. Yes students, we had seen here the useful and harmful microbes. लास्ट पीरियड में हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं. नाउ इसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जैसे कि पेनिसिलियम रह गया था, तो आज हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी दैट इज द हार्मफुल माइक्रोब्स. दिस इज अ शॉर्ट रिविजन फॉर यू. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम फिर से एक बार देख लेंगे कि हमने लास्ट टाइम लैक्टोबैसिलियाई देखे थे. इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ली थी कि आपको एक स्लाइड लेनी है, उसमें आपको ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, एक ड्रॉप आपको बटर मिल्क का लेना है. यू हैव टू स्टेन इट विथ मिथिलिन ब्लू एंड यू हैव टू पुट इट अ कवर स्लिप ओवर द स्लाइड. अब आपको इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप इसमें क्या देख रहे हैं? यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट अ ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट you are seeing the figure, that is the lactobacilli. They are the lactobacilli kind of bacteria. lactobacilli क्या है? एक kind of bacteria है. And it is written as they are minute. ये बहुत ही छोटे हैं. They are rectangular in shape. ये rectangular shape का है. lactobacilli are anaerobic bacteria. इस anaerobic है, इसीलिए इसका मतलब है they are present in absence of oxygen. अगर वो aerobic होता तो वहां पर presence of oxygen हम देखते. That is they produce energy without the use of oxygen. यहाँ पर लिखा है. ये एक आपका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था. लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाई थी कि दिस लैक्टोबैसिलिया कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड. सो आप क्या देखते हैं कि शुगर में क्या पाया गया है? लैक्टोज विच वी कॉल्ड एज लैक्टोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क विच इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड क्या है एक्चुअली? लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट इट इज एन एसिड विच इज प्रोड्यूस इन मसल्स व्हेन ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड. इट इज ऑल्सो फाउंड इन सार मिल्क. जैसे कि हमारे योगर्ट के अंदर, दही के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड पाया गया है. और ये प्रोसेस को हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस का मैंने आपको बताई थी कि ये प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि द पीएच ऑफ द मिल्क इसमें कम डिक्रीज हो जाता है. इन वॉट एवरीथिंग वॉट वी आर सीइंग दैट इज ऑफ द लैक्टोबैसिलियाई. ये लैक्टोबैसिलियाई का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ. सो पीएच ऑफ द मिल्क जो है डिक्रीज हो जाता है, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन. कोएगुलेशन मतलब क्या? टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू मोर सॉलिड स्टेट. लिक्विड का थोड़े और सॉलिड स्टेट में आना, सेमी सॉलिड या में सॉलिड स्टेट में आना. जैसे जब हमारा दूध फटता है
और दूध से जब वो दही में इट इज बीन कन्वर्टेड तो नीचे पानी हो जाता है और ऊपर जो है हमारा दूध हमें जब दिखता है। अब जब दही बनाते हैं तो दही में भी आपको हम देखते हैं कि नीचे पानी है और ऊपर जो है मोर सेमी सॉलिड थिंग व्हाट यू आर सीइंग इज नथिंग बट दैट इज योर योगर्ट और वी कॉल्ड इट एज दही। So now you are seeing that this is what happen when milk changes into a yogurt. और योगर्ट को एक स्पेसिफिक सार है, उसका एक अपना टेस्ट है ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से। व्हाई? बिकॉज द लो पीएच डिस्ट्रॉय माइक्रो प्रेजेंट इन द मिल्क। जितना लो पीएच होगा वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी दूध में पाए जाएंगे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ऐसा भी जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो एनी ऑफ द बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दूध में पाया गया है तो जब हम उसको बॉईल करते तो एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध के बॉईल करने पे मर जाते हैं। सो दिस बैक्टीरिया डाइड अवे एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर सीइंग दैट इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द लैक्टोबैसिलियाई। नेक्स्ट आपने देख रहे हैं कि हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे और राइजोबियम में भी हमने लेग्यूमिनियस प्लांट के बारे में पढ़े थे विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू द फार्मर्स फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। उसके बाद हमने देखे थे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हमने इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये किससे ऑब्टेन होते हैं? सम बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं और फंगाई से ऑब्टेन होते हैं। फॉर डिस्ट्रॉइंग व्हाट? फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है फॉर प्रिवेंटिंग, या तो उसका प्रिवेंशन करने के लिए या तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए व्हाट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दिस एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो है 20वीं सदी में हुई थी। Now it has been brought about a revolution in the field of medicines. Even a disease like TB, जिसको हम tuberculosis बोलते हैं, has been commonly completely eradicated from some countries. पहले जो है ट्यूबरक्लोसिस की, ये टीबी का कोई इलाज नहीं था, धीरे धीरे इसका इलाज आने लगा और अब ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कंट्रीज में से ये टीबी की बीमारी ही चले गई है। अब हम ये टीबी की बीमारी को नहीं देखते या उसका नामो निशान उस कंट्री से चला गया है। यहाँ पर लिखा है कि दिस एंटीबायोटिक्स आर समटाइम वेरी यूजफुल और हमें इसको बिना कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें कभी खाना नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज समटाइम दिस एंटीबायोटिक्स आर वेरी यूजफुल और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी में अगर हम उसको ले रहे हैं तो दिस माइट बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज अवर पेनिसिलिन, द मेन टॉपिक। एंटीबायोटिक्स के बाद पेनिसिलिन अब हम पढ़े हैं। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। किससे मिला है हमें? ये एंटीबायोटिक है जो हमें फंगस से मिला है, फफूंद से मिला है। दिस पेनिसिलियम एंड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन। ये क्या कंट्रोल कर? दिस पेनिसिलियम इज यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑल द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सारे जो है ये नए नाम है आपके लिए और ये सारे बैक्टीरिया के नाम है। आप जब माइक्रोबायोलॉजी लेंगे स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल द बैक्टीरिया। आप जब माइक्रो बायोलॉजी लेंगे सारे ये बैक्टीरियाज जो है उसमें आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे या जब आप आगे की और जब पढ़ेंगे तो ये सारे तमाम बैक्टीरियाज के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सो दिस स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया एंड स्ट्रेप्टोकोकाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया और ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूज्ड टू ट्रीट व्हाट सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कौन कौन से इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए? जैसे हमारे कान के, नाक के, थ्रोट के, गले के, स्किन के, एज वेल एज द निमोनिया एंड जब हमको फीवर आता है तो दिस पेनिसिलिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑल द इन्फेक्शंस जो हमको होता है। और ये जो है हमारा पेनिसिलिन का जो इजाद, डिस्कवर जो है हमारे डॉक्टर प्रोफेसर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये हीरो जिसने इसका डिस्कवरी किया था
एंड ही इज नथिंग बट अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी किए थे, इसी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया के उन्होंने नाम डाले हैं। स्टेफ्टोकोकाई, दैट इज द क्लोस्ट्रीडिया, नेक्स्ट इज द स्टेफिलोकोकाई। वाई? बिकॉज जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करता है, ये तमाम जो है बैक्टीरिया के नाम आते हैं। ये सिर्फ 3 नाम यहाँ पर दिया है, सिर्फ तमाम बहुत सारे जो है बैक्टीरिया के नाम है। आप कभी गो थ्रू करेंगे नेट पे तो आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम मिलेंगे। एट वेयर डिड ही हैड स्टडीड? एट सेंट मेरी हॉस्पिटल, एंड ही हैड कल्चर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द पेट्री डिश इन हिज लेबोरेटरी। और उसने ये सारी स्टडी कहाँ किया था? सेंट मेरी हॉस्पिटल में किया था। उसने जो है ये डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कल्चर किया था। कल्चर इज अ टेक्निक, किस तरह हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह हम ये बैक्टीरियाज को जो है कल्टीवेट करते हैं। इट इज अ टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। और उसने ये जो कल्टीवेशन किस में किया था? पेट्री डिश में किया था। वेयर? इन हिज लेबोरेटरी। एंड यहाँ पर उसने देखा था, मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी कि ऑन 3 सितंबर इन 1928 में वाइल ऑब्जर्विंग स्टेफिलोकोकाई कल्चर जब किए थे उन्होंने, बैक्टीरिया कौन से कल्चर किए थे? स्टेफिलोकोकाई का कल्चर किए थे। ही मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन वन ऑफ द पेट्री डिश। उन्होंने एक पेट्री डिश में एक कुछ नया सा जो है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। और वो क्या था? दैट अ फंगल कॉलोनी हैज ग्रोन बट द एरिया अराउंड दोस कॉलोनी वर क्लीन एंड क्लियर। उन्होंने क्या देखा था पेट्री डिश में? कि फंगल कॉलोनी उग गई है, फंगल की फफूंद की कॉलोनीज आ गई है, हैड ग्रोन, बट द एरिया उसके इर्द गिर्द जो का एरिया जो था वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर था। इसका मतलब क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था? दैट बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। जितने भी जो बैक्टीरिया है वो मर गए हैं इर्द गिर्द के, और जितना भी जो कल्टीवेशन हुआ है वो सेंटर में हुआ है। आफ्टर उन्होंने सोचा था कि हे कंफर्म दैट द फंगस ग्रोइंग दैट वाज नथिंग बट इट वाज द पेनिसिलियम and its secretion has destroyed the bacterial colonies। और जितने जो बाकी की कॉलोनीज को बैक्टीरिया ने क्या किया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। And thus the first antibiotic penicillin has been discovered accidentally। और पता लगा कि एक नया जो इजाद हुई है, that was the first antibiotic जिसका नाम था penicillin, has been discovered अचानक से। and this formed the basis for the attempt to find cures for incurable disease। और ये penicillin तमाम infections, बहुत सारे infection को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होने लगा। Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotic? और ये ऐसा एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक्स, ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिससे बहुत सारे जो है इन्फेक्शन, बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, सेक्रेट फीवर वगैरह जितनी भी फीवर होती है, ये सारे चीज़ें इसको क्योर कर सकता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट पेनिसिलिन विच आई हैड बीन सेइंग यू। द नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे दैट इज अवर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारा एंटीबायोटिक्स था, और एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़े थे। एवरीथिंग व्हाट आई हैड गिवन यू इन शॉर्ट दैट वाज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लैक्टोबैसिलियाई हमने पढ़े, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे दैट वाज योर राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज यूज फॉर द फार्मर। एंड नेक्स्ट हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में देखे थे। एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़े हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट वन इज द फंगाई। इसमें दो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरे लेसन में दिया है। द फर्स्ट वन इज द फंगाई एंड द नेक्स्ट वन इज द क्लोस्ट्रीडियम। सो फंगाई क्या है? फंगाई मतलब फफूंद। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, Which changes do you notice in leather articles and gunny jute bags during the rainy season? आप देखते हैं कि रेनी सीजन का मौसम चल रहा है, आप देखते हैं कि हमारे लेदर के आर्टिकल्स हो या गनी जूट बैग्स हो गए, उसमें जो है भूर लगती है, ये फफूंद आते हैं। वाई? क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? पहले ऐसा कभी नहीं होता था, क्यों ये रेनी सीजन में ऐसे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं? सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, For how long afterwards can you use those articles? अब जब इस पे भूरी चढ़ गई है या फफूंद आ गए तो अब ये आर्टिकल्स को और आप कितने दिन चला सकते हैं, या आप कितने दिन और उसको यूज कर सकते हैं? How long afterwards can you use it? थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि why do these articles not get spoiled during the summer or winter season?
क्यों ये सारी चीज़ें, क्यों ये गनी बैग्स, क्यों ये लेदर के आर्टिकल्स या लेदर के बेल्ट्स या लेदर शूज़, लेदर वॉलेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें समर और विंटर सीजन में ख़राब नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है कि समर में धूप होती है और विंटर में ठंडी होती है। तो ठंडी और गर्मी में ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इतनी नहीं होती है। धूप की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, लेकिन जब मॉइस्चर होते हैं, ठंडी होती है, तो इनका ग्रोथ फफूंद का बहुत ही फास्ट होता है, मल्टीपल होता है। लेबोरेटरी में भी आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप देखते हैं कि हम एक रोटी का टुकड़ा अगर जार में कुछ दिन के लिए रखते हैं, तो आफ्टर अ वीक यू सी दैट कॉलोनीज ऑफ द फंगस हैज बीन डेवलप, अ वैरायटी ऑफ कॉलोनीज हैज बीन डेवलपिंग। व्हाई? बिकॉज इसका मॉइस्चर, इसकी पानी की नमी की वजह से इनकी कॉलोनीज मल्टीपल होती है। एंड दैट इज नथिंग बट दिस आर ऑल फंगाई। एक्सप्लेनेशन अबाउट फंगाई। सो ये फंगाई इज वेरी harmful for harmful to us. Why? इसका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि फंगाई या माइक्रोस्कोपिक, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी विथ अवर नेकेड आइज। और अगर जो चीज़ हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, द फर्स्ट वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर। सो दिस स्पोर्स ऑफ फंगाई आर वेयर इट इज प्रेजेंट इन द एयर। कब? इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, जब यहाँ पर पानी है, जब मॉइस्चर है, पानी की नमी है। स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक। जैसे कि ये सारी चीज़ें किस पे दिखाई देती है, फफूंद किस पे हमें दिखाई देता है? इट इज़ ये दिखाई देता है गनी बैग्स पे, लेदर आर्टिकल, वुडन आइटम। हम देखते हैं कि लकड़ों पे भी भूरी चढ़ती है। दिस फंगल हाइफे फाइबर ऑफ द फंगस, जिसको हम कहते हैं, पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल। ये बहुत गहरी तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, उनको खाना है, ये इनका खाना है। एंड टू रिप्रोड्यूस मतलब इट रिप्रोड्यूस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये इंसान नहीं है, दिस अ बैक्टीरिया, सो इट गेट मल्टीप्लाइड। दिस कॉज द मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक। जब जो चीज़ पे फंगस उगते हैं, जो चीज़ पे फंगस आती है, ऐसे चीज़ों को ये फंगस होने की वजह से वो आर्टिकल या वो वुडन आइटम जो है वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट गनी बैग्स, लेदर आइटम लाइक जैसे हमारे शूज हो गए, पर्सेस, बेल्ट एक्सेट्रा ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन डज नॉट लास्ट लॉन्ग। और ऐसी चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक या लंबे समय तक की नहीं रहती है। दिस बिकम वीक। वाई? बिकॉज दिस वुडन आइटम ऑल्सो गेट्स स्पॉइल्ड। जितने भी लकड़ों की भी चीज़ें होती है, ये फंगाई की होने की वजह से, ये फफूंद के आने की वजह से ये तमाम चीज़ें वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये फंगाई क्या है एक्चुअली। समटाइम यू मे नोटिस अ ब्लैक पाउडर और अ वाइट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द पिकल और द मुरब्बा। मम्मी हमारी अचार बनाती है या मुरब्बा बनाती है, तब आप देखते हैं कि उस पर भूर लग गई है। वाई दिस हैपन? व्हेन ए जार इज ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप देखेंगे बहुत दिनों तक आपने अचार नहीं खाया या मुरब्बा नहीं खाया, कुछ दिन के बाद या एक महीने के बाद आप जब देख रहे हैं तो इस पर फफूंद आ गए हैं। दिस फंगाई हैज बीन डेवलप। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये सब चीजें क्या है, क्या आप देख रहे हैं? वाई आर सच फूड आइटम्स नॉट गुड टू इट? अब जब इस पे भूरी चढ़ गई है, फंगाई आ गई है, तो वाई दिस आइटम्स आर नॉट गुड टू अवर हेल्थ? क्यों हम इसको नहीं खा सकते हैं? व्हाट इज द रीजन? यहाँ लिखा है कि वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स। ये सारी स्पीशीज ऑफ फंगाई है। एंड वेर इट डेवलप्स और इट ग्रो ऑन द फूड आइटम्स लाइक पिकल्स। ये हमारे पिकल्स पे होते हैं, अचार पे होते हैं, मुरब्बा पे होते हैं, जैम्स पे हम देखते हैं, सॉसेस पे देखते हैं, चटनी एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ों पे ये फंगाई बहुत जल्दी आती है या इनकी कॉलोनीज बनना चालू होती है। They use the nutrients in this food items for growth and reproduction. ये क्या करते हैं? ये सारे फंगाई it is present in the food material और ये उनका फंगाई का खाना है। and they grow and reproduction, they multiply, उनकी colonies multiply होती है। this fungi get doubled due to this activity.
फंगाई रिलीज माइकोटॉक्सिन। ये कौन से टॉक्सिन रिलीज करते हैं? दे रिलीज सम टॉक्सिन क्रिएट पॉइजनस केमिकल्स। और जो माइकोटॉक्सिन जो रिलीज करते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द पॉइजनस केमिकल्स विच इज प्रेजेंट, विच इज एंटरिंग इनटू द फूड और विच इज वेरी वेरी पॉइजनस व्हेन वी आर कंज्यूमिंग इट। जब हम इसको खाते हैं, इट इज व्हेन इट इज प्रेजेंट इनटू द फूड एंड थस द फूड बिकम पॉइजनस। और ये फूड कैसा हो जाता है? इट बिकम वेरी वेरी पॉइजनस। एज यू सी हियर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, hence the food on which the fungi have grown cannot be eaten। आप देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ों पे, अगर ये तमाम चीज़ों पे फंगाई ग्रो हुई है, कॉलोनीज इसकी आ गई है, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। और ऐसी चीज़ें खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें पॉइजनस केमिकल्स आ गए हैं। एंड ये फंगाई इतना ही नहीं है, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू all the materials, all the other materials, all the wooden materials और all the leather materials, जैसे shoes हो गया, wallet, मैंने आपको भी examples दी हूँ। तो ये सारी चीज़ों को जब वो कमज़ोर बनाते हैं तो हम इसको इनटेक नहीं कर सकते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसी वजह से ये सारे बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये फंगाई का डायग्राम है, अ ब्यूटिफुल डायग्राम। इट इज अ पार्ट ऑफ अ फंगस। आप देख रहे हैं कि ये फंगस का एक फंगाई का डायग्राम है। ये ऊपर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, दैट वी कॉल्ड इट एज कैप। कैप जैसी, टोपी जैसी दिख रही है आपको। द लाइनिंग पोर्शन इज कॉल्ड एज गिल्स। द डॉटेड पॉइंट, इट इज द स्पोर्स। द लॉन्ग जो आपको दिख रहा है, दैट इज द स्टॉक या स्टिप बोलते हैं। द रूट जो हम बोलते हैं, दैट इज द हाइफे एंड द अंडरग्राउंड हाइफे, ये जड़ों से उगती है। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ द फंगाई। नेक्स्ट हम जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, द सेकेंड बैक्टीरिया, दैट इज नथिंग बट दिस इज द क्लॉस्ट्रीडियम। अब क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? यहाँ पर लिखा है, माय डियर स्टूडेंट्स, समटाइम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट। हम बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, हम बहुत सारे जो है फंक्शंस अटेंड करते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं आपको फूड पॉइजन हुआ है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्यों ऐसा होता है? सो लेट्स सी हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन। एकाएक ही सारी चीजें या अचानक से ये सारे फूड आइटम पॉइजनस कैसे हो जाते हैं? द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड, जो बैक्टीरिया को खाना बना जो होता है उसको जो स्पॉइल करता है, आर नथिंग बट द बैक्टीरिया कॉल्ड इट एज अ क्लॉस्ट्रीडियम। और ये क्या, क्यों, कैसा ये खराब किया है? ये खाना जब बना था और जब ये खाना खराब हो गया है और जो बैक्टीरिया एंटर हुआ है, ये है क्लॉस्ट्रीडियम। यहाँ लिखा भी है कि आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस बैक्टीरियम, 100 डिफरेंट स्पीशीज है इनकी। किसकी? क्लॉस्ट्रीडियम की। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग है इन द सॉइल, इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, वेयरएज सम लिव इन द एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। कुछ जो क्लॉस्ट्रीडियम एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं और बहुत सारे दूसरे जानवरों में भी पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप। ये कैसी शक्ल है इनकी? रॉड शक्ल है। अगले इसमें हम देखेंगे कि इनकी शक्ल भी कैसी होती है, आपको डायग्राम के जरिए से मालूम होगा। एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप एंडोस्पोर। एंडोस्पोर मतलब एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड कुछ चीजें अंदर प्रेजेंट है इन द एडवर्स कंडीशन। एंड यहाँ लिखा है कि वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन। और ये नॉर्मल ऑक्सीजन में नहीं रह सकते, ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर, बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक इसका मतलब इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह पर ये उगते हैं। और इसी वजह से ऑक्सीजन की नहीं होने की वजह से दिस क्लॉस्ट्रीडियम इज कमिंग अंडर द ग्रुप ऑफ एनारोबिक, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ऐसी जगहों पे ये उगते हैं या ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायग्राम, अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले में क्लॉस्ट्रीडियम जो है टिटैनी है, आपको दिख रहा है द फर्स्ट पिक्चर, द फर्स्ट डायग्राम। द नेक्स्ट डायग्राम आपको रॉड शेप की जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है दैट दिस बैक्टीरिया रॉड शेप एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप ऑल्सो। तो नेक्स्ट आपको जो तस्वीर दिख रही है, दैट इज द क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजिंस। द थर्ड दैट इज द क्लॉस्ट्रीडियम
बोटुलिनियम यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ ऑल द क्लोस्ट्रीडियम। ये कुछ एग्जाम्पल है, 100 स्पीशीज में से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, कुछ तस्वीर यहाँ पर दी गई है। एंड द लास्ट वन इज द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ब्यूटीफुल डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटिंग, आपको दिखा रहा है कि ये क्लोस्ट्रीडियम की कैसी शक्ल है। दिस इज द क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज है, ये 100 में से इनकी कुछ स्पीशीज यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हुई है। सो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसकी शक्ल कैसी होती है और क्लोस्ट्रीडियम कहाँ पाए जाते हैं और क्लोस्ट्रीडियम का क्या रोल है, क्यों ये खाने जब स्पॉइल करते हैं तो ऐसे टाइम पे हमें फूड पॉइजन होता है, और ये जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाए गए, और ऐसा हम खाना नहीं खा सकते बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दैट इज़ वाई दिस क्लोस्ट्रीडियम इज द सेकेंड एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज द फंगाई एंड द सेकेंड वन इज द क्लोस्ट्रीडियम विच इज कमिंग अंडर द हार्मफुल बैक्टीरिया। सो नाउ अभी हम यहाँ पर देखेंगे द नेक्स्ट इज द अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्लोस्ट्रीडियम और फंगाई के अलावा भी और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है देखेंगे हम, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। लेट्स गो थ्रू द पॉइंट। डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? क्या सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ही बीमारी फैलाता है? अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बहुत सारे दूसरे भी बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है वायरसेस। नेक्स्ट इज द प्रोटोजोआ। अब आप कहेंगे प्रोटोजोआ में मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी, अमीबा। अगर अमीबा एंटर्स होता है स्टमक में, इट कैन कॉज डायरिया, वॉमिटिंग, और अगर इसको क्योर नहीं करेंगे तो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो इतना डेंजरस होते हैं ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। And fungi are also responsible for different diseases that affect human। और ये फंगाई आप देखते हैं, फंगल डॉक्टर बोलता है कि स्किन का इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम देखते हैं ये बरसात के मौसम में, ये रेनी सीजन में कहीं जगह पर इंसान को जो इचिंग होती है, ह्यूमंस को इचिंग होती है ये गीलेपन की वजह से, और डॉक्टर, और आपको जिस्म पे जो है रिंग आने लगते हैं, आपको ईचिंग होने लगती है, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया। सो दिस बैक्टीरिया, दिस फंगाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज दैट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन्स। यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस वायरसेस के भी बारे में आपने पढ़ा है, विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, से भी छोटे होते हैं। और मैं आपको हमेशा बताई हूँ कि ये बैक्टीरिया all the microorganisms which cannot be seen with our naked eyes can be seen under the microscope, that is the compound, और जो उससे भी जो minute होता है that is the viruses, it can be seen only under electron microscope। यहाँ लिखा है which are smaller than bacteria and can grow and reproducing only in living cell। now यहाँ पर लिखा है let us study how they are harmful to us। ये किस तरह हमारे लिए harmful है, किस तरह ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है, और क्यों ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रुप में आते हैं। क्योंकि ये सारे जब चीज़ें, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब खानों पे होते हैं या ह्यूमंस में होते हैं तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं और स्प्रेड करते हैं बहुत सारे डिजीजेस। जैसे कि आप देखेंगे तो एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, जैसे फंगल डिजीजेस होते हैं और तमाम डिजीजेस, ये जैसे डैंड्रफ होता है, रिंगवर्म होता है, स्केबीज होता है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो ये सारे बैक्टीरिया से होते हैं और ये हमारे जिस्म के लिए या ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये हमारा था अदर दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट। हमने ये लेसन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन वाज द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर हमने देखे थे फंगाई के बारे में और क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। सो नेक्स्ट हम अब देखेंगे दैट इज अवर असाइनमेंट, जो आपको आपके नोटबुक में लिखना भी है। इसके आंसर्स नीचे दिए हैं और मैं पहला असाइनमेंट आपको पढ़ रही हूँ, इसका आंसर भी मैं बता रही हूँ आपको। द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड आउट एंड सी। ये क्यों ऑड वन है और इसका क्या रीजन है। फर्स्ट वन है निमोनिया, डिप्टेरिया, चिकन पॉक्स, कोलेरा।
सो इसका आंसर है द ऑड वन आउट इज द कॉलेरा। क्यों ये ऑड वन है? बिकॉज कॉलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिजीज वाइल द रेस्ट आर द एयरबॉर्न डिजीज। इसका रीजन है कि ये कॉलेरा इज ए वाटरबॉर्न डिजीज है, बाकी सारे जो है एयरबॉर्न डिजीज है। ये पानी से फैलती है कॉलेरा, और बाकी के जो है हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं। सेकेंड जो हमारा देखेंगे लैक्टोबैसिलियाई, राइजोबिया, यीस्ट, क्लोस्ट्रीडिया। इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडिया। क्यों क्लोस्ट्रीडिया है? क्योंकि क्लोस्ट्रीडिया इज अ हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हमारा लैक्टोबैसिलियाई, राइजोबिया, ईस्ट, ये सारे हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि लैक्टोबैसिलियाई हमारे जो है दूध के प्रोडक्ट्स, ऑल द फूड आइटम्स, चाहे वो हमारा बटर हो, चाहे वो हमारा योगार्ट हो, दही जो हम कहते हैं, मिल्क हो, ये सारे में जो है एवरी मिल्क प्रोडक्ट, चीज़ हो, ये तमाम चीज़ों में जो है लैक्टोबैसिलियाई पाए गए हैं। राइजोबिया इज़ अ वेरी गुड टू फार्मर्स, और ईस्ट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करा जाता है, चाहे वो हमारा ब्रेड हो और हमारा इडलीज हो, डोसाज हो। सो दिस आर गुड वैरायटी, दिस इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ जो हमारा क्लोस्ट्रीडिया जो था वो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया था। द थर्ड वन इज द रूट रॉट रस, दैट इज कॉल्ड एज टेम्बिरा। थर्ड इज द रूबेला एंड द फोर्थ इज द मोजैक। सो इसका आंसर है रूबेला। वाई रूबेला हम देखेंगे? बिकॉज it is a human disease. Rubella is a human disease while the rest are the bacterial disease. बाकी जो तमाम जो चीज़ें दी है वो बैक्टीरियल डिजीज है, सिर्फ अकेला जो हमारा रूबेला है इट इज़ अ ह्यूमन डिजीज। नेक्स्ट हम असाइनमेंट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा मैच द पेयर है। मैच द पेयर में फर्स्ट वन इज द राइजोबियम। राइजोबियम का पहला आंसर है आपका बी, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका आंसर है बी, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट इज द क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम का आंसर है फूड पॉइजनिंग। जितने भी हमारे खाने होते हैं स्पॉइल्ड फूड में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया पाया गया है। द थर्ड वन इज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का आंसर है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ all the antibiotics. And the last one is the yeast. yeast का आंसर है बेकरी प्रोडक्ट्स। चाहे हमारे, मैंने आपको कहा है कि all the बेकरी प्रोडक्ट्स, चाहे ये हमारा ये ब्रेड हो, कोई चीज़ हो, केक्स हो, पाव हमारे होते हैं, तो इसको फ्लफ़ी करने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। इट इस ये ब्रेड को सॉफ्टनेस देता है, स्पॉन्जी करता है। सो फोर्थ का हमारा आंसर था सी। नाउ इसमें दिया है गिव साइंटिफिक रीजन। आपको रीजन देना है। पहला आपका क्वेश्चन है फोम एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ दाल की फॉर अ लॉन्ग टाइम इन समर। गर्मियों के मौसम में अगर हम दाल को बहुत टाइम तक ऊपर रखते हैं तो इसमें जो है फोम आती है, इसमें फोम एक्यूमुलेट्स होती है, इसमें फोम जमा होती है। वाई कि व्हाट इज द रीजन आपको लिखना है। और सेकेंड वाला है वाई आर नेप्थलीन बॉल्स कीप विथ क्लोथ्स टू बी पुट अवे। यहाँ लिखा है क्यों नेप्थलीन बॉल्स को क्लोथ्स में डालते हैं। वाई आर नेप्थलीन बॉल्स कीप विथ क्लोथ्स टू बी पुट अवे। क्यों नेप्थलीन बॉल्स मतलब कापूर की गोलियों को क्यों कपड़ों में डाल के रखते हैं। वाई आर द नेप्थलीन बॉल कीप विथ द क्लोथ्स टू बी पुट अवे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस। एंड नेक्स्ट इज द सो माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार हमारा ये जो यीस्ट आते गए हैं, तो यीस्ट आर नथिंग बट इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर फंगस। यूनिसेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल। हम अगर वहाँ पर मल्टी सेल्यूलर होता तो मोर देन वन सेल होता, तो इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर फंगस विथ 1500 स्पीशीज। 1500 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है दुनिया में इसकी पाई गई है। ईस्ट की डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ ईस्ट जो है 1500 इनकी स्पीशीज, इनकी नस्लें जो है इस दुनिया में पाई गई है। एंड दिस ईस्ट सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। और ईस्ट सेल जो होते हैं वो ईस्ट जो होता है हमारे, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोली हूँ, ये ब्रेड को और जितने भी केक्स को, पाव को स्पॉन्जी करने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस यीस्ट टू हेल्प्स
in all the bakery products for being spongy and fluffy. आपको इसका रीज़न भी लिखना है. आपको राइजोबियम के बारे में मैं बताई हूँ कि इट हेल्प्स टू द फार्मर, दैट इज़ द राइजोबियम हमने देखे थे. और राइजोबियम जो हमने यहाँ पर देखे हैं इज़ नथिंग बट, यहाँ पर लिखा है कि दिस राइजोबियम ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल द फार्मर्स. इसी वजह से इट हेल्प्स फॉर ऑल द लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए. और ये राइजोबियम जो है इट इज़ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. और सिम्बायोटिक आर नथिंग बट इट इज़ अ बायोलॉजिकल और ए क्लोज प्रोलॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ है ये. और यहाँ पर लिखा है कि दिस राइजोबियम जो है फार्मर्स को जब हेल्प करते हैं फॉर ऑल द लेग्यूमिनस प्लांट. अब लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, इट इज़ अ लेग्यूम इज़ अ प्लांट इन द फैमिली फेबेसी और द फ्रूट और सीड ऑफ सच अ प्लांट. और जब ये व्हेन इट इज़ यूज एज ए ड्राई ग्रेन द सीड इज़ कॉल्ड एज ए पल्स, हम इसको कहते हैं. और ये राइजोबियम और राइजोबिया इट रिक्वायर प्लांट होस्ट, दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली फिक्स नाइट्रोजन. So it plays a very important role, or it is very important for farmer for the harvesting ऐसा प्रोसेस है to collect the crops. harvesting ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्रॉप का कलेक्शन करते हैं. एंड द नेक्स्ट हमने जो देखे थे दैट इज़ द पेनिसिलिन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स. और लास्ट हमने देखे थे ईस्ट. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. हमने तमाम बातें जो है ये चैप्टर में पढ़े थे. दैट द फर्स्ट वन वाज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूजफुल मतलब फ़ायदेमंद, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं. एंड द नेक्स्ट हमने पढ़े थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स द ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसानदेह है. तो तमाम बातें, तमाम चीज़ें हमने ये लेसन में पढ़े थे. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेसन जो अगले पीरियड में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. किस तरह हम एनवायरमेंट को मैनेज करते हैं. इसमें 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द वेदर एंड क्लाइमेट. The second important point is solid waste management. The third हम देखेंगे मेट्रोलॉजी के बारे में. एंड द लास्ट टॉपिक हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में. तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट जो लेसन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9 विच इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. और ये सारी बातें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये चैप्टर के जो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वेदर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसमें मेन टॉपिक्स है, क्यों, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ क्लाइमेट, व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी, व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. और इसी तरह से हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किए हैं. हमारा खुद टॉपिक का नाम ही सजेस्ट किया गया था. इट वाज द चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ वाज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स या यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Here we had completed the chapter